आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जैसे ही T की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या आ जाता है, PV इज इक्वल टू nRT वो होता है। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है, तो हम लिख सकते हैं PV की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब देखो मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ। यहाँ पर लेट्स से मेरे पास प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है। तो क्योंकि PV की वैल्यू कांस्टेंट है तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे पास इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ आ जाएगा, ऐसे ये एक ग्राफ आ जाता है। इस पूरे ग्राफ के अलोंग टेम्परेचर सेम रहता है, तो इसको हम नाम भी दे देते हैं, दिस विल बी नोन एज एन आइसोथर्म। इस पूरे के अलोंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली कंपेयर भी करना होता है। कई बार इस तरीके से आपको दो आइसोथर्म्स दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई इनमें से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो लेट्स से इसका टेम्परेचर है, मैं बोल देता हूँ इसका टेम्परेचर था T1, इसका टेम्परेचर था T2। कैसे पता करोगे इनमें से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? तो इसको कंपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक वॉल्यूम पकड़ लो। इस वॉल्यूम पे अगर मैं देखूं, है ना, अगर गैस के मोल्स की वैल्यू सेम है तभी पहली बात तो ऐसी बात करी जाएगी। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे यहाँ पे प्रेशर कम आता है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा आता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस जगह पे हमारे पास PV का प्रोडक्ट कम होगा, यानी कि उसके लिए T1 की वैल्यू कम होगी, तो T2 की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। हम बोल सकते हैं T2 इज मोर देन T1। तो आप इसको इस तरीके से फील भी कर सकते हो। PV ग्राफ में जब हम इस तरीके से आगे जाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हम ये भी देखते हैं कि PV की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकता हूँ, प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/V, या फिर मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/P। इस तरीके से आप दोनों ही चीज़ें लिख सकते हो क्योंकि PV की वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है। कई बार हमें इस तरीके से ग्राफ में मान लो एक प्रोसेस बना दिया गया है, ये एक प्रोसेस है और यहाँ पर प्रोसेस है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 1 से, यहाँ तक पहुँचते हैं 2 तक, और हमसे पूछा जाएगा बताओ इसमें टेम्परेचर के साथ क्या हुआ है। पहली बात तो टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर का ही ग्राफ होता है, यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम होता तो मुझे पता चलता कि 1 से जब मैं 2 की तरफ जाता हूँ टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम कब आएगी, अगर हमारे पास PV ग्राफ है, अब बोला है कि 1 से 2 तक जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप टेम्परेचर बता सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आइसोथर्म्स बनाने पड़ेंगे। आइसोथर्म्स किस तरीके से बना सकते हो, जैसे ये एक आइसोथर्म हो सकता है इस तरीके से, मान लो दिस वाज T1, क्योंकि इस पॉइंट पे तो सभी जगह टेम्परेचर की वैल्यू T1 के बराबर रही होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है इस आइसोथर्म के अलोंग। फिर मैं दूसरा भी यहाँ पे बना सकता हूँ इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारे पास, लेट्स से दिस इज T2। तो हम देखते हैं कि इनिशियली जो टेम्परेचर था फाइनली तो टेम्परेचर उससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखो इस डायरेक्शन में अगर बात करें तो आइसोथर्म्स को काटते हुए जब आप आगे जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे T2 सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे फिर उससे छोटा T1 है। तो इनिशियली टेम्परेचर कम था, बाद में टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे बीच में और एक कुछ हुआ होगा। आप एक और यहाँ पर इस तरीके से आइसोथर्म बना सकते हो, ऐसा कुछ हुआ आ जाएगा जिसको बस टच करता हो जाएगा, ये होगा T3। तो वहाँ प्रोसेस में पहले टेम्परेचर बढ़ता है और फिर वापस से टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T1 से बड़ा है, T2 से बड़ा है T3। टेम्परेचर पहले T1 से T3 तक जाता है ना, और फिर उसके बाद कहीं पे T2 है वहाँ तक आ जाता है। तो पहले टेम्परेचर बढ़ता है फिर कम होता है, तो पहले टेम्परेचर बढ़ता है फिर कम होता है। इस तरीके से हम ग्राफ में ये चीज़ देख सकते हैं। हमारे पास कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें PV की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, जिसकी वैल्यू होती है nRT के बराबर। उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, कौन सा वाला ग्राफ बना रहा हूँ, अभी मैं ग्राफ बना रहा हूँ प्रेशर एंड वॉल्यूम का कर्व। हमारे पास वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की वैल्यू होती है इंटीग्रल P.dV। तो यहाँ पे dV है, तो dV है तो छोटे छोटे इस तरीके से वॉल्यूम लेने हैं, उसको एक्सटेंड करना है जहाँ तक हमारा ग्राफ जा रहा है। तो बेसिकली हमारे पास एक ये एरिया आ जाता है, यही हमारा वर्क डन होगा। साथ में हम जानते हैं कि जब भी एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होता है, जब भी कंप्रेशन होगा तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा। ऑल्सो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यहाँ से अगर गैस इस तरीके से जा रही है आइसोथर्मली, तो उसको मैं बोल दूंगा क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है। या फिर अगर आप उल्टे डायरेक्शन में आते हो तो मैं बोल दूंगा आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। तो एक केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एक केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर होगा। अब उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। हमें पता करना है वर्क डन की वैल्यू होगी इस एरिया के बराबर,
और इसी एरिया को पता अगर मुझे करना है तो मुझे कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, PV इज इक्वल टू NRT होता है। अब प्रेशर भी वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो प्रेशर को मैं लिख देता हूँ P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो NRT बाहर आ जाएगा, हमारे पास इंटीग्रल में बचेगा dV अपॉन V। अभी वो हो गया dx अपॉन x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है ln ऑफ x। और वहाँ पे आप लिमिट रख दोगे x1 से लेकर के x2 तक, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी ln ऑफ x2 माइनस ln ऑफ x1। और लॉग की प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ln ऑफ x2 अपॉन x1। हमारे केस में वो वैल्यूज क्या है, v2 अपॉन v1। यहाँ पर हमारे पास इसी की वैल्यू आ जाती है, दिस इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू NRT ln ऑफ v2 अपॉन v1। अब एक और चीज देखो, हमारे पास P1 V1 की वैल्यू होती है P2 V2 के बराबर। यहाँ से मैं क्या देखता हूँ, V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, V2 अपॉन V1 में ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है P1 अपॉन P2 के बराबर। यहाँ से ही मेरे पास एक और मॉडिफाइड फॉर्मूला आ जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू NRT ln ऑफ P1 अपॉन P2। देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, वॉल्यूम के केस में फाइनल वॉल्यूम ऊपर है और प्रेशर के केस में फाइनल प्रेशर नीचे है, तो इसमें फील करने की कैसे इसको हम फील कर सकते हैं, समझो इस चीज़ को। जब भी वॉल्यूम 2 बड़ा होगा तो ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जैसे ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास इस तरीके से एक्सपेंशन होता है, तो हम इस तरफ जा रहे होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन होगा, ये भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ से इधर जा रहे होंगे तो पॉजिटिव वर्क, और अगर हम यहाँ से इधर आ रहे होंगे तो हमारे पास नेगेटिव वर्क आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इधर जा रहे हैं तो देखो प्रेशर की वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर ज़्यादा होता है, फाइनल प्रेशर कम होता है, तो इसीलिए हमारे पास लॉग के अंदर जो वैल्यू है इनिशियल प्रेशर ज़्यादा होगा, फाइनल प्रेशर कम होगा, तो ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम कम से ज़्यादा हो रहा है, तो अब लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए फाइनल वॉल्यूम हमें ऊपर रखना पड़ेगा, इनिशियल वॉल्यूम हम नीचे रखते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, कई बार आपको वैल्यूज ऐसी दे दी जाएगी जिससे आपको ln तो नहीं पता, लेकिन उसकी log टू द बेस 10 वाली वैल्यू पता होगी। लेट्स से इसकी वैल्यू आ जाती है 10 टाइम्स, तो उसको आप किस तरीके से करोगे, ln 10 की वैल्यू या तो आपको याद रखो, या फिर इसको log बेस 10 में अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो यही वैल्यू आ जाती है, वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 NRT। अब log बेस 10 फिर हमारे पास V2 अपॉन V1 आ जाएगा, या फिर अब आप इस V2 अपॉन V1 को P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हो। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क डन इज पॉजिटिव इन एक्सपेंशन एंड इट विल बी नेगेटिव इन कंप्रेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमने वर्क डन देख लिया, अब देख लेते हैं हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो एक बात बताओ, यहाँ पर डेल्टा U की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा U होता है हमेशा NCV डेल्टा T। क्या हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रोसेस का नाम ही आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, तो डेल्टा U की वैल्यू 0 आने वाली है, दिस विल बी 0 एज T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वर्क डन कितना है मैंने अभी यहाँ से पता कर लिया, इसकी वैल्यू ये है, ये है, ये है, कोई सी वैल्यू रख दो, तो उससे हमें पता चल जाता है डेल्टा Q जितनी हमने हीट दी है उसकी वैल्यू वर्क डन के ही बराबर यहाँ पर आ जाती है, डेल्टा Q इज इक्वल टू वर्क विच इज इक्वल टू NRT ln ऑफ V2 अपॉन V1। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अब अक्सर हम क्या करते थे, जो भी हमारा प्रोसेस होता था उसके हिसाब से हम एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन कर दिया करते थे। हम क्या बोलते थे, जो भी प्रोसेस है लेट्स से NC इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा Q, हम इस तरीके से चीज़ें बोलते थे। डेल्टा Q की वैल्यू डेफिनेटली 0 नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल, तो मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए भाई आइसोथर्मल की हीट कैपेसिटी है। आइसोथर्मल प्रोसेसेस में क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नॉट डिफाइंड हो जाती है, बस ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर प्रोसेस में हम क्या लिखते थे, डेल्टा Q को बोल देते थे N इंटू CX डेल्टा T। हीट कैपेसिटी अलग अलग आती जा रही थी, कभी CP होती थी, कभी CV होती थी, यहाँ पर उस चीज़ का सेंस ही नहीं बनता, इसलिए हम ऐसी बात नहीं करेंगे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इसका स्लोप कितना होता है। अगर हमारे पास कोई भी PV ग्राफ है
तो हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू होती है वो होती है कितनी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हमारे केस में हमारा ग्राफ तो पहली बात कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस पे है प्रेशर, एक्स एक्सिस पे है वॉल्यूम। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ डी पी अपॉन डी वी कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा, डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू आती है पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू आ जाती है, दिस इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। ये आ जाता है हमारे पास स्लोप। याद रखना है स्लोप की वैल्यू आती है माइनस पी अपॉन वी, क्योंकि इसी को हम कंपेयर करेंगे एडियाबेटिक से, वहाँ पर इसमें गामा का फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप बता सकते हो, ये वाला स्लोप क्या होगा, ये वाला स्लोप क्या होगा। इस पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम अगर मैं आपको बता दूं तो इस जगह का स्लोप आप पता कर सकते हो। वैसे से डायरेक्टली सवाल नहीं आते। एक और अगेन मैं आपको सवाल बता सकता हूँ यहाँ पर, इसमें बताओ हमारे पास ये एक प्रोसेस है, पी वी ग्राफ दे रखा है, हमारे पास ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस पॉइंट पर होगा, सबसे कम टेम्परेचर किस पॉइंट पर होगा। तो सबसे कम टेम्परेचर तो हमें देख के पता चल रहा है, टेम्परेचर ऑफ बी विल बी लीस्ट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टी बी इज इक्वल टू मिनिमम। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, देखो अब उसके लिए हमें आइसोथर्म्स बनाने पड़ेंगे। वैसे तो इस चीज़ को हम देख चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मान लो मैं कोई आइसोथर्म बनाता हूँ और वो इस तरीके से जाता है जो ए और सी को क्रॉस कर जाता है, उसका टेम्परेचर है लेट से टी ए, और टी ए की वैल्यू टी सी के बराबर है। ये ग्राफ थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये इस तरीके से। देखो यहाँ पे हमें देख के क्या पता चल रहा है, ए और सी एक ही आइसोथर्म पे है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, टी ए इज इक्वल टू टी सी। लेकिन अगेन ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ कहीं होगा जो इस तरीके से जाने वाले आइसोथर्म पर होगा। तो वो वाला आइसोथर्म भी बना ही लेते हैं, कुछ इस तरीके से वो आइसोथर्म आने वाला है ये। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी, इसको मैं बोल दूंगा टी डी इज इक्वल टू मैक्स टेम्परेचर। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से साइकिल हो रही है, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर इस पॉइंट पर अचीव होगा। One mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius is taken from A to B as shown in the given PV indicator diagram. The work done by the system will be इतने जूल राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। हमें R की वैल्यू दी हुई है, LN2 की वैल्यू भी दी हुई है। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, हम A से B जा रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम जा रहे हैं A से B। फील करने की कोशिश करते हैं वर्क डन की वैल्यू क्या होने वाली है। देखो वो होता है हमारे पास PV डायग्राम का एरिया, ये वाला एरिया हमें पता करना है। क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितने आने वाली है, वर्क डन इन आइसोथर्मल की वैल्यू होती है एन आर टी एल एन ऑफ V2 अपॉन V1। सब कुछ आपको पता है यहाँ पर, है ना। ए से बी जा रहे हो, V2 अपॉन V1 आप पता कर सकते हो, या फिर आप इसको P1 अपॉन P2 करोगे तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। अब आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर आता है 17258। कैसे आया, बेसिक सी मैथ बची हुई है। हमारे पास 1 मोल गैस है, एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, आर की वैल्यू 8.3 हमें यूज़ करने को बोला गया है। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 मत रखना, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वो आ जाता है 300 केल्विन इंटू एल एन ऑफ। अब देखो एल ऑफ V2 अपॉन V1, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू 2 है, या फिर आप P1 अपॉन P2 करोगे तो भी वैल्यू 2 आती है, उसकी वैल्यू आ जाएगी एल एन ऑफ 2। और LN2 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 0.6931। अब क्वेश्चन ने इसको बड़ा बनाने के लिए कैलकुलेशन को इतना बड़ा कर दिया है ताकि हमें इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़े। तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हो, इसका एक जीरो मैं इसको दे देता हूँ, एक जीरो मैं इस तरफ दे देता हूँ। तो हमारे पास इसकी वैल्यू रहती है दिस इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाइड बाय 6.931 इंटू 3, और इसको फिर से मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसी की वैल्यू आ जाती है 83 इंटू 3, 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 6 3 ज़ा 18, 21 इतने जूल। क्योंकि सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में चल रही थी अभी तक, हमारे पास आंसर जूल में आने वाला है। अब आपको इसको खाली मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, हमसे जो आंसर पूछा है वो 10⁻⁻1 जूल, तो इसको और एक जीरो दे दो, इसकी वैल्यू रहेगी 83 इंटू 207.93
इंटू 10⁻⁻1 जूल, है ना। एक और 10 हमने ऐड कर दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 17258.19 इंटू 10⁻⁻1 जूल, और इसीलिए ये हमारा आंसर आता है 17258। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये जो वीडियो आपने देखा ये एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे सिर्फ 40 क्लासेस में 2-2 घंटे की हमने कंप्लीट 11th और 12th की फिजिक्स को कवर किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। कलरफुल ग्राफिक्स हैं ताकि सब कुछ आपके दिमाग में सीधे घुस जाए और आप अच्छे मार्क्स ला पाओ जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो। तो आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में आप कलरफुल नोट्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर उसको चेकआउट करना और मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे जल्दी।